एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, यही थे। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स और सेकंड प्रोटोकॉल था ये, है ना। और HTTP और HTTPS एक ही में हो गए, और फिर SMTP और POP3 और IMAP। अच्छा, ईमेल प्रोटोकॉल्स में हमारे पास 3 प्रोटोकॉल्स हैं। एक है SMTP, एक है POP3 स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक है इसके अलावा IMAP है। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल्स में जो हमारे पास द फर्स्ट वन इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सेंडिंग के काम आ रहा होता है ये कि एक कंप्यूटर से जब ईमेल आप सेंड करते हैं, एक कंप्यूटर से ईमेल सेंड की जाती है, सबसे पहले ईमेल सर्वर के पास जाती है। अब वो ईमेल सर्वर जो सा होता है वो कह लें कि क्लाइंट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है जिसने ईमेल इंटरनेट के ऊपर भेजी है। फिर वो जो ईमेल सर्वर है आपका, वहां से वो आगे इंटरनेट के जरिए दूसरे ईमेल सर्वर तक बात लेके जाता है। तो जो सर्वर आगे ईमेल ट्रांसफर करता है वो क्लाइंट बन जाता है फिर किसी और सर्वर के लिए। ठीक है, इंटरनेट से वो एक और ईमेल सर्वर के पास जाती है। वो ईमेल सर्वर जिसके पास वो जाती है ना, वहां पे वो सर्वर एक्ट कर रहा होता है, बिकॉज उसके लिए वो ईमेल गई है। अब वो सर्वर जो है ना अगले रिसीवर के साथ कनेक्टेड होता है, फिर वो उस फॉर्मेट में उस ईमेल को तब्दील करता है जिस फॉर्मेट में यूजर का ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बेशक वो मोबाइल के थ्रू वो लॉगिन हुआ हुआ है या वो जिस भी तरह से हुआ हुआ है, बस ईमेल उस तक पहुंच जाती है। ठीक है बात। सो ईमेल सेंड करने के प्रोटोकॉल्स जो से हैं वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन इट इज यूज्ड व्हेन ईमेल क्लाइंट्स it is used when email clients sends email to email server, sends emails to email server, and email is transferred from one email server to another email server, and that email is transferred from one email server to another email server. One email server to another email server. इसके लिए जो पोर्ट इस्तेमाल की जाती है, पोर्ट नंबर 20 कहते हैं उसको। पोर्ट का बताया था ना आप लोगों को कि जो इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जरिए, उनका नाम नहीं लिखा जाता, उसमें बस एक आपके पैकेट के साथ ना एक नंबर अटैच कर दिया जाता है ताकि जितने भी सर्वर्स मौजूद हो उनको आइडिया हो कि ये कम्युनिकेशन कौन सी प्रोटोकॉल्स वाली है। अक्सर का जैसे मैंने कहा था ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है, फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी। तो हर प्रोटोकॉल जो सा इतने बड़े बड़े नाम है तो अंग्रेजी में नहीं लिखा जा सकता, उनको एक आसानी के लिए उनको एक नंबर अलॉट किया गया है, तो उसको पोर्ट नंबर कहा जाता है। सिर्फ इसलिए ताकि जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर उनको पैकेट को जब वो रीड कर रहे हों उनको आइडिया हो जाए कि ये किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला डेटा पैकेट था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी जो बात मैंने आपको बताई, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे ईमेल क्लाइंट क्या करता है, सेंड करता है ईमेल टू द ईमेल सर्वर। अब वो जो ईमेल सर्वर है वो आपस में इंटरनेट के ऊपर जितने भी ईमेल सर्वर डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जब तक वो सर्वर डेटा रिसीव करता है किसी से तो वो सर्वर एक्ट कर रहा होता है, वो जब आगे किसी को भेजता है तो खुद क्लाइंट बन जाता है और आगे जिसको भेजता है वो सर्वर बन जाता है। तो इंटरनेट पर तो क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन इसी तरह से होती है।
ठीक है, जो रिक्वेस्ट जनरेटिंग एंटिटी होती है जिससे डेटा सेंड किया जा रहा होता है वो क्लाइंट है, और जिसकी तरफ जा रहा है वो सर्वर्स बन जाते हैं। तो सर्वर टू सर्वर भी इसी तरह से होता है कि एक सर्वर किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए सर्वर के तौर पे ऐड कर रहे हैं और वही सर्वर किसी दूसरे सर्वर के लिए खुद क्लाइंट बन जाता है। सही है। सो जब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल सी डायग्राम है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिस इज योर लैपटॉप, ये आपका वो लैपटॉप है जिसको आप कह सकते हैं दिस इज योर क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर से मैसेज जाता है एक सर्वर के पास, ये SMTP फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये क्लाइंट कौन है? दैट क्लाइंट इज ईमेल सेंडर है। ये क्लाइंट कौन है? ये ईमेल को भेज रहा है। ठीक है, सर्वर के पास जाती है पहले बात। अब ये कौन है? दिस इज ईमेल सर्वर। ये कौन है? दिस इज ईमेल सर्वर। अब यही जो सा सर्वर है ये उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है इंटरनेट के जरिए। फॉलो वही इंटरनेट ही हो रहा होता है यहां पे। इंटरनेट पर डेटा सेंड करता है वही SMTP के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और ये इंटरनेट से एक और ईमेल सर्वर के पास कहानी जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ईमेल सर्वर। ये भी एक आपका ईमेल सर्वर है। ठीक है, अच्छा ये आगे किसको डेटा प्रोवाइड करेगा? क्लाइंट को, रिसीवर को डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब रिसीवर भी कौन है? ये निशान मैं बनाता हूं किसके लिए? लैपटॉप के लिए निशान बनाया जाता है ये। ठीक है, यहां पर भी जो इनफैक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो भी कौन से होते हैं? SMTP के प्रोटोकॉल्स होते हैं। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ईमेल सर्वर ही है आपका। ठीक है, और ये वाला दिस इज ऑल्सो अ क्लाइंट, लेकिन ये कौन है? ईमेल रिसीवर है ये। जी, पहला सर्वर क्लाइंट बन जाता है। कह सकते हैं कि पहला ईमेल सर्वर इंटरनेट के ऊपर जब आगे ट्रांसमिट कर रहा है तो एज अ क्लाइंट आइडेंटिटी के साथ ये ट्रांसफर कर रहा होता है, लेकिन ये सर्वर ही रहता है बिकॉज ये सर्व कर रहा है उसको। ये क्लाइंट नहीं बन रहा। अगर ये क्लाइंट बन जाए तो क्या फिर ये सर्वर होगा? नहीं, ये क्लाइंट है। तो ये स्टिल सर्वर ही रहता है जो आगे बस यूजर को डिलीवर करके दे रहा है। इट स्टिल रिमेन सर्वर। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि ऐसा तो ये इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को क्या बनाया हुआ है? क्लाइंट बना के SMTP के जरिए इंटरनेट पर भेज दिया किसी और सर्वर के लिए। अब वो सर्वर कहीं और भी इंटरनेट पर मौजूद हो सकता है, तो वो उसको एज अ सर्वर रिसीव कर रहा होता है। ये टेक्निकली है सर्वर ही है, बट चूंकि आगे डेटा भेजना है इसको, तो इसलिए क्लाइंट के तौर पर भेज रहा है। ठीक है, ये लाइट लगी हुई है उस्मान, वो हो रहा है सारा? अच्छा, यहां तक क्लियर है बात सारों को कि नहीं? सो कहने का मतलब ये है कि ये जो आगे जो उनसे क्लाइंट तक डेटा जाएगा, अब वो SMTP के जरिए नहीं जाएगा, अब उसका प्रोटोकॉल आगे चेंज हो जाना है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैं आपको भी कहा कि जब वो रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा तो अब प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। अब प्रोटोकॉल का नाम होगा POP3। अब प्रोटोकॉल का नाम क्या होगा? POP3 नाम हो जाएगा उसका। ठीक है जी, प्रोटोकॉल का नाम हो जाएगा POP3, क्योंकि रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव हो रहा है उस वक्त तक जो वो जिस फॉर्मेट को या जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, या वो POP3 होगा या वो IMAP होगा। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस इसकी आई होप यहां तक आप सारों को समझ आ गया। आसान अल्फाज में बोलूं तो दो सर्वर्स हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो दो सर्वर्स हैं। यहां से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आती है, सर्वर के पास जाती है, सर्वर उसको एज अ क्लाइंट जो सा है आगे किसको दे देता है? इंटरनेट को दे देता है। अब यहां पे कौन है? इंटरनेट है। ठीक है जी,
बस वही डायग्राम, एक और न्यू डायग्राम है। ये सर्वर है, फिर इट स्टिल एक्ट्स एज अ सर्वर, और यहां पे आपके पास एक और क्लाइंट है। ठीक है, इंटरनेट पर आपको मालूम है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना यूजर्स के, वो सारे क्लाइंट्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो इस जगह में जी क्योंकि वो किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ये है रिसीवर है, तो रिसीवर ईमेल किससे लेगा, सर्वर से ही, क्लाइंट से थोड़ी लेगा। तो ये है रिसीवर। कौन रिसीवर भला, ईमेल रिसीवर है। ये कौन है, ईमेल सेंडर है। ठीक हो गया, यहां पे प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है SMTP, तो कहां से, क्लाइंट से आगे जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुल कहेंगे या पुश कहेंगे, पुश प्रोटोकॉल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, मेल ट्रांसफर की जा रही है, भेजी जा रही है आगे, इसलिए इसको पुश किया जा रहा है आगे की तरफ। और जो रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। तो जो यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है वो है POP3, जिसको क्या कहा जाता है, पुल प्रोटोकॉल कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं, पुल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये भी आपका ईमेल सर्वर है, और ये वाला भी आपका क्या है, ईमेल सर्वर है। दोनों क्या है आपके ईमेल सर्वर्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है आपके ईमेल सर्वर्स हैं। POP3 की डिटेल्स वगैरह लिख लें। दिस इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल को रिसीव करने के काम आता है किसी एक ही कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सो लिखिए इसका, इट इज यूज्ड व्हेन ईमेल क्लाइंट डाउनलोड्स एन ईमेल फ्रॉम ईमेल सर्वर। इट इज यूज्ड व्हेन ईमेल क्लाइंट downloads an email from email server, email from email server। POP3 प्रोटोकॉल की एक खास बात ये होती है, जब आप POP3 प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करते हैं तो ईमेल को व्यू करने से पहले आपको उसको डाउनलोड करनी पड़ती है। तो जो ईमेल है वो आपके कंप्यूटर पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, और हर दफा जब आपने उस ईमेल को व्यू करना है तो आपने डाउनलोड करना है। जो IMAP होता है ना, उस पे आपके कंप्यूटर में वो ईमेल डाउनलोड नहीं होती, आपको सिर्फ उसको व्यू किया जाता है लॉगिन और पासवर्ड वगैरह, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के। समझ रहे मेरी बात कि नहीं। जो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो आपको ईमेल्स आ रही होती हैं, इसको गौर से सुने, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है ये। तो जो ईमेल रिसीविंग प्रोटोकॉल्स दो हैं, POP3 और IMAP। क्या फर्क बताया मैंने POP3 और IMAP का? तो आपने आज तक कभी डाउनलोड थोड़ी किए, पास्ट में किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ एक्सेस करते हैं ईमेल को। अगर आप POP3 प्रोटोकॉल लगाएंगे तो ईमेल को व्यू करने से पहले जिस कंप्यूटर से आप लॉगिन कर रहे हैं उस पर पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको ईमेल, फिर ईमेल ओपन होगी। जी, POP3 हम सिर्फ एक कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, और जहां पे आपने डाउनलोड करनी है कहीं पे भी कहीं से भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। IMAP आजकल आप IMAP यूज कर रहे हैं। तो IMAP बेसिकली हम उसको एक सर्वर के थ्रू बस व्यू कर रहे हैं, और हमारे पास आपके पास नहीं आ रही, वो डाउनलोड नहीं हो रही आपके पास, और आप करना भी नहीं चाहेंगे ईमेल को डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इतनी ज़्यादा सारी ईमेल्स आ रही होती हैं और अननेसेसरी ईमेल्स भी डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं फिर। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी का इशू होता है उसमें कि आपकी ईमेल्स किसी और सर्वर पे बहुत इजीली एक्सेसिबल होती हैं, पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके अपने कंप्यूटर में ईमेल पड़ी हुई होती है। ठीक है, खैर लिखें ज़रा। POP3 email is downloaded on the POP3 email is downloaded onto the client receiver computer
is downloaded onto the client receiver computer, onto the client receiver computer. नेक्स्ट इज, अगली हेडिंग लिखें IMAP की। नेक्स्ट हेडिंग लिखें IMAP। पुराना उसमें होता था, अभी अगर आप पर्टिकुलरली इदारों में अगर आपने इस्तेमाल करना हो, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आप ये कर सकते हैं। पब्लिक यूज के लिए नहीं इस्तेमाल होती है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का लिख लें। ये फाइल आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड नहीं होती, ये किसी सर्वर पर मौजूद होती है। आप सिर्फ उस सर्वर को एक्सेस करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। मतलब दीज ईमेल्स आर नॉट डाउनलोडेड ऑन एनी ऑफ द कंप्यूटर, बट इन फैक्ट clients are asked to access those files or emails from their own systems. बेशक वो आपका स्मार्टफोन हो या आपकी मैकबुक हो या आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसके जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर POP3 ज़्यादा सिक्योर है? अब ये तो नहीं कह सकते, सर्वर के ऊपर ईमेल पड़ी हुई होती है। सिक्योर तो सिर्फ आपका अपना इंडिविजुअल सिस्टम होता है, ठीक है। लिख लें IMAP का, लिखें जरा। With IMAP the emails are not downloaded but they remain. With IMAP emails are not downloaded but they remain stored on the server, but they remain stored on the server, और आप उस सर्वर को एक्सेस करते हैं ईमेल व्यू करने के लिए। They remain stored on the server and are accessible from the client computer and are accessible from the client computer and they are accessible from the client computer। एक और बात भी लिख लें, POP3 is more secure towards cyber attacks। POP3 is more secure towards cyber attacks। POP3 is more secure towards cyber attacks। POP3 is more secure towards cyber attacks because emails are stored locally. Whereas the advantage of IMAP is that these servers can be accessed. The advantage of IMAP is that the servers can be accessed from any client on the internet. Any client on the internet. Full stop. Next point लिखें। POP3 emails are only accessible by one computer. POP3 emails are only accessed by one computer। एक ही कंप्यूटर उसमें अलॉट किया जाता है, ईमेल आती है और सिर्फ वही कंप्यूटर उसको डाउनलोड कर सकता है। POP3 emails can be downloaded, लिख लिया, can be accessed। POP3 emails can नहीं, ईमेल वही ईमेल एड्रेस वही वाला होता है
बट वाइल डेवलपिंग दैट POP3 प्रोटोकॉल उसमें बताना पड़ता है कि द फर्स्ट टाइम जिस कंप्यूटर को आप यूज़ कर रहे हैं वही अलोकेट कर दिया जाता है, फिर उसके लिए हमेशा के लिए वही कंप्यूटर फिर उसमें इस्तेमाल होगा, दूसरा नहीं होगा। POP3 emails are only accessed by one client computer. एक एडिशनल बात, वैसे एक जनरल पॉइंट ब्रैकेट में लिख लें, अदर देन दैट SMTP is replaced by वेब बेस्ड मेल। एक जनरल पॉइंट ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है। SMTP is replaced by वेब बेस्ड मेल। वेब बेस्ड मेल को इन्वर्ट कॉमर्स में बेशक लिख लें, इज रिप्लेस्ड बाय वेब बेस्ड मेल इन विच अ ब्राउजर इज यूज्ड टू एक्सेस, इन विच अ ब्राउजर इज यूज्ड टू एक्सेस, in which a browser is used to access the email application in which a browser is used to access the email application using HTTP. While SMTP is only used between email servers, while SMTP is only used between email server. नेक्स्ट लिखें जी हेडिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। फाइल किसी भी किस्म की उस डेटा को आप बोल सकते हैं जो एक पैकेज डेटा होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, टेक्स्ट फाइल, PDF, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट्स, या इस तरह कोई भी एक पैकेज ऑडियो, वीडियो, ठीक है, इमेजेस, ये सारी एक फाइल कहलाती हैं। फाइल को ट्रांसफर करने के क्या रूल्स हैं? ट्रांसफर मतलब किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो एक कंप्यूटर अपलोड कर रहा होगा तो लाइकवाइज दूसरा उसको डाउनलोड कर रहा होगा। तो FTP के अंदर हमारे पास फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के रूल्स इसमें मौजूद होते हैं। वो फाइल कहाँ से आ रही है, क्या वो ईमेल की फाइल है, क्या वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर की फाइल है, तो उसमें इसके तमाम रूल्स मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी भी बीच में समटाइम आ जाती है, तो लिख लें अपने पास, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का लिखें। मैं इसको साइलेंट पे कर दूं जरा। Application layer, it is an application layer protocol that can handle and transfer files. Can handle and transfer files between two end systems. Can handle and transfer files between two end systems. दो end systems के बीच में फाइल्स को ट्रांसफर करता है। और from one host to another, और from one host to another, किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक भी फाइल्स को ट्रांसफर करता है ऑन द TCP/IP नेटवर्क, ठीक है। From one host to another from one host to another over a TCP/IP based network. Over a TCP/IP based network. TCP/IP based network in fact कौन सा वाला है? इंटरनेट है, ठीक है। डेटा फाइल सिक्योर और रिलायबल होती है TCP/IP based network. If the two end systems transferring files have different operating systems, अगर दो, लिख लें नेक्स्ट पॉइंट लिखें, if the two end systems जो कि फाइल्स को ट्रांसफर कर रही हैं, उनका अगर प्रोटोकॉल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होंगे तो FTP वही चीज़ खुद ही हैंडल कर रहा होता है। लाइक आप अगर मैक और जो विंडोज़ है या iOS या एंड्रॉयड है, इस तरह के और बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट की भी आई थी लास्ट टाइम, वो जो नोकिया वाले यूज़ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर,
ठीक है, वो विंडोज़ ही उन्होंने डाली हुई थी नोकिया के अंदर। आपने देखा नोकिया के फ़ोन, आपको पता है पहले जब स्मार्टफोन आया था वो बड़ा फ्लॉप हुआ था बिकॉज उसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने एम्बेड किया हुआ था। हाँ सॉरी, नोकिया के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, या iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो फाइल अगर आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हैं तो लाइकवाइज आपको सेम ही नज़र आ रही होती है। तो उनकी जितनी इंटर कन्वर्जन के जिनसे रूल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, वो कौन हैंडल कर रहा होता है? ये आपका FTP कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन F2 सिस्टम्स ट्रांसफरिंग फाइल्स हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। 2 systems transferring files have different operating systems. उनके अगर different operating systems होंगे with different file systems, with different file systems, with different file systems. File system क्या होता है शायान? कोई बताएगा मुझे फाइल सिस्टम क्या होता है? बट डिफरेंट फाइल सिस्टम्स नहीं पता। अब कभी भी आप चलें आज एक एक्सरसाइज कर लेना, अपने घर जाइएगा, एक 2 काम करें। एक तो आप फोल्डर ओपन करके या माई कंप्यूटर ओपन कीजिएगा या ड्राइव ओपन कीजिएगा कोई भी, और राइट क्लिक करके ना उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखें वो फाइल सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा फाइल FAT फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम 32, 64, इस तरह का डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और या इंटरनेट पे जाके चेक करें कि जी फाइल सिस्टम्स कितने होते हैं। आपके कंप्यूटर में जो फोल्डर्स बनाने का जो तरीकाकार होता है, बिट्स को स्टोर करने का तरीकाकार होता है, उनकी पैकेजिंग, उनको सेक्टर्स और ट्रैक्स में सेव करने का जो तरीका होता है, या उसको सॉलिड स्टेट में सेव करने का जो तरीका होता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं और हर कंप्यूटर में मुख्तलिफ फाइल एलोकेशन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसके बेस के ऊपर जब अब एक फ़ाइल बनी भी होती है, और मैं अगर एंड्रॉयड यूज़र हूँ और मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे चीज़ बना के तो मैं लेट से मैक वाले को भेजता हूँ, तो वो अपने मैक पर उस डेटा को देख लेगा इजीली। ऑल्दो उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है या उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होगा जिससे हम भेज रहे हैं, बट स्टिल थिंग्स वुड बी ट्रांसफरेबल, क्योंकि जो दरमियान में जो सेट ऑफ रूल्स बीच में अप्लाई हो रहे हैं, दे आर मेकिंग श्योर डेटा मस्ट बी रीडेबल फॉर द रिसीवर कंप्यूटर। जो ये फाइल टाइप्स हैं, बेसिकली जैसे 32 टेक्स्ट या 64 टेक्स्ट। अच्छा, वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। जो सिस्टम्स की जो टाइप है ना 32 बिट का सिस्टम, उसमें रजिस्टर साइज या एक या रीड या राइट साइकिल जो सी है ना, वो उतनी बिट्स को कवर कर रही होती है। लेट्स से 128 बिट सिस्टम है ना फॉर एग्जांपल, तो 128 बिट्स एक रीड साइकिल में या राइट साइकिल में, मतलब उसकी ताकत इतनी है कि 128 बिट्स को एट अ टाइम एक रजिस्टर केटर कर सकता है। रजिस्टर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द बिट्स जहाँ पे जाके स्टोर होती है उसको रजिस्टर्स कहा जाता है। और जब इनिशियली जो बहुत पुराने ज़माने की थोड़ा सा बात की जाए तो आपकी मेमोरीज के मुताबिक 32 बिट सिस्टम्स हुआ करते थे। ठीक है, एंड देन अभी भी जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, सो यू ऑलवेज फाइंड द बिट written in front of that software. It's for 32 bit systems or sometime 64 bit system and 128 bit system. ठीक है, तो जितनी बिट सिस्टम ज़्यादा हो जाता है उसकी इसी तरह से आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो बस विड्थ है वो भी बढ़ानी पड़ती है। फिर बस विड्थ हमने AS में पढ़ी थी ना, कि उसमें जो आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ बस विड्थ। तो बस विड्थ किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ वायर्स होती हैं जिसमें से हर वायर में से एक वक्त में एक बिट ट्रेवल कर रही होती है। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो आपके जो बस विड्थ है वो 64 होनी चाहिए, ताकि एक साइकिल में 64 बिट्स को रीड कर लिया जाए। अगर उसका हाफ आप कर लेते हैं ना, 32 बिट की आपकी 32 वायर्स की आपकी बस की विड्थ है और 64 की आपकी वो रजिस्टर का साइज है, फिर आपको एक रजिस्टर को रीड करने के लिए 2 साइकिल्स लगेंगी। तो आपको जो कंप्यूटर है ना वो हाफ मतलब कह लें कि उसकी स्पीड ना हाफ हो जाएगी, फिर वो स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू पहले वाले के, वो डबल स्लो हो जाएगा वो। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकली बात कीजिए तो मोर देन हाफ जो है ना वो स्लो हो जाएगा, और ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि बीच में कुछ लाइन लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो किताबी बात है ना कि 64 की अगर रजिस्टर साइज था, 32 की अगर आपकी बस विड्थ है तो 32 कर लें तो 2 साइकिल्स लगेंगे। तो कुछ बीच में डेटा कन्वर्जन के और उसको मैनिपुलेट करने के भी टाइम उसमें लगता है। क्या ख्याल है? ठीक है, सबको समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ आ रही?
अरे सो हम क्या बात कर रहे थे? इफ टू एंड सिस्टम्स ट्रांसफरिंग फाइल्स हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, different operating with different file systems, then FTP handles them, then FTP handles them by separating the control process from the data transfer process. FTP खुद हैंडल करता है किसको? कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर प्रोसेस को आपस में हैंडल कर रहा होता है. FTP हैंडल्स द कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक जैसे मैंने कहा ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट्स से ये विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर ये आपका कीबोर्ड आ गया, ठीक है. यहां से आप डेटा सेंड करते हैं एक ऐसे एंड सिस्टम को जो कि लेट्स से मैक ओएस को फॉलो करता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है. आपने यहां पे फाइल बनाई, लेट से ये वाली, ठीक है. यही फाइल यहां पे आके अब क्या होगी? ट्रांसफर भी करनी है हमने. समझ आ रही है? अब इसमें एफटीपी दो काम परफॉर्म करेगा. कौन सा वाला? फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, और इसी के साथ एक कंट्रोल प्रोसेस भी कर रहा है. कंट्रोल प्रोसेस क्या है? वो इसको इसमें तब्दील कर रहा है. समझ आ रही है कि नहीं? जो इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, तो वो जो दोनों फाइल्स के पास होती है ना, दोनों जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एफटीपी इंस्टॉल्ड होते हैं ना, तो उस चीज को खुद हैंडल कर रहे होते हैं. यहाँ से अब वो ट्रांसफरिंग के लिए तो आपकी वो लेयर्स इस्तेमाल हो रही हैं, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए, ठीक है, एफटीपी चल रहा है इंटरनेट के ऊपर. बट यहाँ पे जो सा सर्वर आपका मौजूद है, उस सर्वर को तो जो रिसीवर कंप्यूटर मौजूद है उसमें भी तो ब्राउजर लगा हुआ है ना. ब्राउजर को तो पता है एफटीपी के अंदर ये वाला कौन सा वाला डेटा आ रहा है, उसको किस तरह से मुझे रीड करना है, ठीक है. और इसी के अंदर टीसीपी आईपी भी इस्तेमाल हो रही होती है, जिसमें वो समटाइम आपको थ्रेड्स जनरेट कर रहा होता है कि जी आपने या तो मल्टीपल आप फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं कि नहीं, अलाउ या ब्लॉक. या समटाइम कहता है पोटेंशियल रिस्क होगा, डाउनलोड एनीवेज, तो आप उसमें फिर उसको डाउनलोड करते हैं. माइट कॉज हार्म टू योर कंप्यूटर, इस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं, बिकॉज एफटीपी उसको मैनेज कर रहा हो. साथ आपके कंप्यूटर के अपने सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो एंटी मैलवेयर इंस्टॉल आपने किए हुए होते हैं, ठीक है. वो तो फिर कंट्रोल प्रोसेस तो उसमें नहीं इस्तेमाल होता होगा ना, वो तो सिर्फ बिट्स की देखना है कि खराब ना हो रही है, बाकी है कि सिर्फ ट्रांसफरिंग हो रही होती है उसके अंदर, ठीक है. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अब इसके अलावा पोर्ट का तो मुश्किल नहीं है ना. पोर्ट समझ आइए, पोर्ट किसको कहते हैं? साइड नोट में ना बिल्कुल अपनी कॉपीज में साइड पे छोटा सा करके लिख लें, पोर्ट की डेफिनेशन भी लिख लें. पोर्ट किसको बोलते हैं जी? एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट या प्रोसेस स्पेसिफिक. पोर्ट इज एन एप्लीकेशन एंड पॉइंट. Port is an application endpoint or process specific endpoint. Application endpoint or process specific endpoint. Endpoint, process specific endpoint through which different type of data can communicate. Through which different types of data can communicate with the computer. It is a application endpoint or process specific endpoint. Process specific endpoint through which different types of data can communicate with the computer. And one more thing
let's say this is an IP address, this is an IP address. If I combine port number with this IP address, if I combine port number with this IP address, was let's say 192 dot, एक random सा है, I don't know किसका है ये, कोई भी एक random सा हो सकता है. If I combine port number with it, let's say this one, ये आपका है एक random सा IP address, और ये आपकी लिखी हुई है पोर्ट नंबर, ये आपकी लिखी हुई पोर्ट नंबर. इन दोनों को कंबाइन करके जब हम रीड करते हैं, इसको सॉकेट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सॉकेट कहा जाता है. सॉकेट गिव्स अस डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू अ प्रोसेस और एप्लीकेशन. ये ऑल टुगेदर इकट्ठा इसको क्या कहा जाता है? ये सॉकेट कहते हैं इसको. सॉकेट हमें क्या करता है? अब इससे फायदा क्या होगा? आईपी एड्रेस और साथ ही मैं अगर 21 लगा दूं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, विद वन मशीन. लिखें, सॉकेट प्रोवाइड्स, ये गिव्स अस डायरेक्ट कम्युनिकेशन, गिव्स अस डायरेक्ट communication to a process, to a process or an application, or to a process or an application on a machine. On a machine. जो मैंने लिखा था पहले, फाइल सिस्टम. जी बेटा, आपने पोर्ट का भी ये नहीं बताया था कि ये प्रोटोकॉल का आइडेंटिफाई होता है. तो ये वही है ना, पोर्ट नंबर. अगर जब आप कोई भी पोर्ट नंबर लेट से 20 लिख दूंगा तो HTTP था ना, वो 80 था गालिबन. 20 किसके लिए था? पोर्ट 20 था, कोई मैंने पहले लिखा था, कोई 25 80 लिखा था, 80 एंड 85 लिखा था. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब कोई भी डिफरेंट पोर्ट हो सकती है, तो मैंने रैंडम लिख दिया ना, डिफरेंट कोई किसी भी पोर्ट नंबर. आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, नो नीड टू मेमोराइज दीज पोर्ट्स, दैट्स व्हाई मैंने वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है. ठीक है, जरूरत नहीं है याद करने की इसको. हर प्रोटोकॉल के अपने पोर्ट नंबर्स होते हैं. जब सिर्फ अटैच कर लिए जाए तो सॉकेट बोलते हैं, बिकॉज दिस इट गिव्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू अ प्रोसेस और एन एप्लीकेशन ऑन अ मशीन. ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन दे देती है. चूंकि आपको फिर वो कह लेना कि बता दिए ना, दूसरे इंटरनेट को आपने बता दिया कि मैं कौन से पोर्ट की हूँ, मैं क्या प्रोटोकॉल अप्लाई कर रही हूँ, या तो अंग्रेजी में लिखना है या तो इस तरह से लिखना है. खैर, जो फाइल सिस्टम मैं बता रहा था आपको, फाइल सिस्टम, फाइल्स किस तरह से स्टोर की जाती हैं किसी भी एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव पे. ठीक है, फाइल सिस्टम उसको कहते हैं. ये भी साइड पे लिख लें. फाइल सिस्टम, हाउ फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव और स्टोरेज भी कह सकते हैं उसको. ठीक है, ऑर्गेनाइजेस फाइल्स स्टोर्ड ऑन डिस्क. फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह FAT32 है, FAT32 क्या करता है? इट ऑर्गेनाइजेस फाइल्स स्टोर्ड ऑन, ऑर्गेनाइजेस फाइल्स stored on a disk drive. Organizes files stored on a disk drive. क्लियर हो रही है मेरी बात? कोई मुश्किल है यहां तक? एनी कंफ्यूजन बताइए. एवरीवन गॉट इट? ऑर्गेनाइजेस फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ डिस्क ड्राइव. क्लियर हो गया यहां तक कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए जरा. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. नेक्स्ट लिखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सॉरी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लिखें. ट्रांसपोर्ट लेयर
प्रोटोकॉल A2, अभी फिलहाल A2 चला। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर दो प्रोटोकॉल्स हम स्टडी करेंगे, सिर्फ दो प्रोटोकॉल स्टडी करेंगे। कौन कौन से वाले कोई बताएगा? नहीं, नो 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 नो। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। टीसीपी पढ़ेंगे और यूडीपी पढ़ेंगे। टीसीपी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, यूडीपी छोटा सा तो उसको मामूली सा करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक और भी है इसके अंदर, स्ट्रीम कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, या स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल पे चला जाऊंगा, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे चला जाऊंगा। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के बाद फिर मैं राउटर्स पढ़ा के फिर ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक पे जाएंगे। फिर डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स हम पढ़ लेंगे, फिर फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पीयर टू पीयर